नमस्कार दोस्तों। तो हम लोग कंप्लीट कर रहे थे बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन 1992 के बाद से अभी तक अर्थात 2019 तक जितने भी बीपीएससी के एग्ज़ाम हुए हैं उन सारे ही एग्ज़ामों को ध्यान में रख के पूरा का पूरा सब्जेक्ट वाइज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसमें अभी तक देखिए हम लोग आधुनिक भारत का जो पोर्शन थे कंप्लीट कर रहे थे। अभी तक देखिए लगभग 315 से अधिक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। तो मैंने 105 क्वेश्चन ऑलरेडी आधुनिक भारत पार्ट 1 में करा दिया है। और इतिहास में देखिए सबसे ज़्यादा प्रश्न, ठीक है, ये तो बात माननी पड़ेगी। विगत आप कुछ प्रश्नों को, ठीक है, साल के प्रश्नों को उठा के आप देख लीजिए, सबसे ज़्यादा जो हिस्ट्री में जो प्रश्न है इसी पोर्शन से आता ही आता है। हर साल 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाता है। तो फिर ऐसे स्थिति में हम लोग पूरा का पूरा संपूर्ण विश्लेषण करते हुए बारी बारी से एक एक, ठीक है, क्वेश्चन को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। तो पार्ट 1 आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीपीएससी प्रीवियस ईयर 20 ईयर, ठीक है, प्लेलिस्ट के नाम से मिल जाएगा। आप लोग जाके वहाँ से ज़रूर देख सकते हैं। सारे ही विषयों को कवर किया जा रहा है। 105 तक हम लोग देख चुके थे। अभी 106वें नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? वो हुआ था यहाँ पे बांकीपुर में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 में बांकीपुर माने बिहार में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुगलकर ने की थी। और इस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम माने जिसको कांग्रेस का यहाँ पे पिता कहा गया, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पुस्तक पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने लिखा था? ये लिखा हुआ था दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था। धन का बहिर्गमन सिद्धांत भी इसे बोला गया, ठीक है। तो पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इंडिया किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था, ना ही उनके द्वारा सोच या योजनाबद्ध किया गया था। एक किया हुआ था सर सैयद अहमद खान ने, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। सर सैयद अहमद खान ने 1888 में बोला हुआ था, जिसका स्पष्ट उद्देश्य था कांग्रेस के प्रचार को निष्फल बनाना था और लोगों को कांग्रेस से दूर रखना था। सैयद अहमद खान ने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा योजनाबद्ध किया गया था। क्योंकि शुरुआत में कांग्रेस पे आरोप लगता है कि जो कांग्रेस थी भारत की कुलीन वर्गों की पार्टी थी, लेकिन आगे चल के, ठीक है, उन्होंने उस मिथक को तोड़ दिया। नेक्स्ट 109, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ यहाँ पे जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन के द्वारा यह स्टेटमेंट लिखा गया था। अंग्रेज शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफ़ी कमज़ोर है, जनता में इसकी पैठ नहीं है, अतः इसे ख़त्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 में कर्जन ने कहा था, मुझे विश्वास है, ठीक है, वहीं स्टेटमेंट है, कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है, मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहती होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। शुरुआती दौर की बात है, जब 1985 में जब कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था, जो कि एक ब्रिटिश, ठीक है, सेवानिवृत्त अधिकारी था। वर्ष 1903 में उन्होंने मद्रास के गवर्नर को लिखा, जब मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यह रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। कर्जन ने, ठीक है, कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से भी इनकार कर दिया था। तो यहीं ये प्रतिनिधि मंडल माने, ठीक है, जो भी प्रतिनिधित्व करने वाला है। तो शुरुआत में कांग्रेस की आप हालत देख पा रहे हैं। खासकर अंग्रेज कभी नहीं चाहे कि भारत में ऐसी पार्टियों का कभी उदय हो। नेक्स्ट, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना यहाँ पे प्रारंभ हुआ? ये हुआ था यहाँ पे लॉर्ड लिटन के काल में, ध्यान रखिएगा, लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में। तो इसके कार्यकाल में यहाँ पे सब दिया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ध्यान रखिएगा, 1878 में लॉर्ड लिटन के काल में यहाँ पारित किया गया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर नरमपंथी नेता थे, क्या थे? तो शहरी क्षेत्रों से थे ये सब। जितने भी उदारवादी राजनीति शुरुआती में जितने भी कांग्रेस में, ठीक है, जितने भी लोग जुड़ते गए उनको उदारवादी बोला गया। इसमें नरमपंथी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दीनसा मामा, व्योमकेश बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे नेता शहरी क्षेत्रों से संबंध थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धशाली मध्यवर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर,
पत्रकार एवं साहित्यिक व्यक्ति शामिल थे, इस सबका अधिकार था। अभी मैंने बताया था आप लोगों को शुरू में, कांग्रेस को ठीक है कुलीन वर्गों के लिए बोला गया। उपाधियां और बड़े बड़े पद इन लोगों के लिए आकर्षण रखते थे। कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और जनसाधारण से इनका कोई संपर्क नहीं था। फिरोज शाह मेहता ने स्वयं कहा था कि कांग्रेस की आवाज़ जनता की आवाज़ नहीं है, परंतु उनके साथ रहने वाले अन्य देशवासियों का यह कर्तव्य है कि वे इनकी भावनाओं को समझें और उन्हें व्यक्त करें, उनके उपचार का प्रयत्न करें। निम्न में से कौन यहाँ पे उपग्रंथी नहीं है? ये है यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले। ये पूरी तरीके से ठीक है नरम पंथियों की तरफ शामिल थे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। तो गोपाल कृष्ण गोखले उदारवादी खेमे से संबंधित थे, माने नरम दल। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास रखते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वे साधना और साधन माने दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। अब आपको महात्मा गांधी का याद आ रहा होगा। इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने ठीक है उनके शिष्य बन गए। उन्होंने 1889 ईस्वी के इलाहाबाद कांग्रेस अधिवेशन के मंच से राजनीति में भाग लिया। 1897 ईस्वी में उन्हें और वाचा को भारतीय व्यय के लिए नियुक्त वेल्बी आयोग के सम्मुख साक्ष्य देने को कहा गया। वह 1902 में बम्बई संविधान परिषद के लिए और कालांतर में देखिए इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए यहाँ पे चुने गए। नेक्स्ट, रजनी पामदत्त ने कहा है कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते। उन्होंने किस राजनैतिक गठबंधन के बारे में यह कहा है? वो कहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो देखिए रजनी पामदत्त ठीक है जनरली इन लोगों को ठीक है मार्क्सवादी इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। रजनी पामदत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। कांग्रेस कई अवसरों पर माने कई अवसर होता था, फेस्टिवल वगैरह, अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी। जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या फिर गांधी इरविन समझौता हो, ठीक है, ये वही काल है जहाँ पे गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आज़ादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को भी स्वतंत्र कराया था। नेक्स्ट 114, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभाव अधीन यहाँ पे आया था 1906 के बाद। ठीक है, आप लोगों को पता होगा नरम दल गरम दल, धीरे धीरे वही था, बंगाल का विभाजन हो गया। तो इसमें बेसिकली कुछ नाम है, जैसे कि गरम दल का नेतृत्व करने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लाला राजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, इनको ठीक है मैंने इनको लाल बाल पाल ठीक है इसे बोला जाता था, और अरविंद घोष ने मिलकर किया। इन नेताओं ने स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित किया। तिलक ने नारा दिया, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट, बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे। कब जाने लगे? ठीक है, तो वे एक लोकप्रिय शिक्षक बने। उन्होंने एक अखबार शुरू किया। सरकार ने उन्हें रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बनाया। उन्होंने शिवाजी और गणपति उत्सव यहाँ पे शुरू किया। मोर देन वन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई। देख पा रहे ब्रिटिश सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को पुणे के असिस्टेंट कलेक्टर रैंड की हत्या करने के मामले में अभियुक्त बताया। यही कारण है कि अंग्रेज लोग ठीक है बाल गंगाधर तिलक को अशांति के पिता भी लोग बोलता था। तिलक को दोषी पाया, उन्हें 18 माह के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जब वे जेल से बाहर आए तो वे एक राष्ट्रीय नायक के रूप में उभरे और उन्हें लोकमान्य तिलक की उपाधि प्राप्त हुई। इस तरह किसी एक घटना नहीं बल्कि अनेक राष्ट्रवादी कार्यों के बाद तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? वो थे यहाँ पे अरविंद घोष, काफी इंपोर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। अरविंद घोष गरम दल के नेता थे। इसके अलावा लाल बाल पाल सब आप देख चुके हैं। 1893-94 ईस्वी में उन्होंने अपने लेख में उन्होंने कहा था कि कांग्रेस श्रमिक वर्ग से दूर है और राष्ट्रवादी है और पूर्णतः असफल रही है। इसकी शासकों को अप्रसन्न करने से भय स्पष्ट न कहने की नीति को कायरता की संज्ञा दी। इसके अनुसार कांग्रेस क्षय रोग से मरने वाली है। वर्ष 1908 में पुलिस द्वारा मणिकतला उद्यान में छापा मारकर जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया था उनमें अरविंद घोष भी थे। तो जनरली ये लोग शुरुआत में कांग्रेस के ठीक है पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसके मतलब नेता के रूप में थे, कार्यकर्ता के रूप में थे, लेकिन बंगाल विभाजन के बाद इनका स्वर काफ़ी मुखर हो गया। इसीलिए ये लोग कांग्रेस से ठीक है धीरे धीरे कटते चले गए। तो सभी के
ऊपर अलीपुर षड्यंत्र करने के मामले में मुकदमा चला। अरविंद घोष को 1 वर्ष की सजा हुई, किंतु बाद में साक्ष्य के अभाव में उन्हें छोड़ दिया गया। कालांतर में वे आतंकवादी क्रियाकलापों से होकर सन्यासी बन गए तथा पौंडीचेरी चले गए। नेक्स्ट, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1906 को हुई थी। ठीक है, तो यह कहाँ हुआ था? 16 नवंबर 1905 में कलकत्ता में एक सम्मेलन में इसका आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में यानी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन स्थापित करने का फैसला हुआ। तो इस समय तक देखिए यहाँ पे जो भी चल रहा था, आंग्लवादियों की जीत हो चुकी थी, प्राच्यवादियों को किनारे कर दिया गया था। तो पूरा शिक्षा का एक पैटर्न है। 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की यहाँ पे स्थापना कर दी गई। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आंदोलन में निम्न जाति में से किसको नरम दलीय के तौर पर यहाँ पे नहीं जाना जाता है? वो है बाल गंगाधर तिलक। बहुत नाम आएगा इनका। ठीक है, महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक। उग्रवाद के 4 प्रमुख स्तंभ मैंने लाल, बाल, पाल, इसके अलावा अरविंद घोष, ऐसे नामों को आप याद कर लीजिए। देखिए बीपीएससी कैसे घुमा घुमा के पूछ रहा है। तो इसमें बाल गंगाधर तिलक इस विचारधारा के अग्रदूत थे। उन्होंने कांग्रेसी की अनुनय विनय नीति की आलोचना की। तिलक ने कांग्रेस के बारे में कहा कि यदि हम वर्ष में एक बार मेढक की तरह टर्राएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। दादा भाई नौरोजी तथा गोपाल कृष्ण गोखले कांग्रेस के उदारवादी दल के नेता थे, जबकि एमजी रनाडे ये पूरी तरीके से समाज सुधारक थे। 119 नंबर, कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति थी, क्या थी? तो वो था यहाँ पे राजवंदे आंदोलन। माने जल्दी सुधार माने होगा, धीरे धीरे होगा। ठीक है, समझने की आप लोग कोशिश कीजिए। जनरली इनको ठीक है राइट पंथी भी बोला जाता है। तो कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की प्रमुख पद्धति राजवंदे आंदोलन माने कॉन्स्टिट्यूशनल एगेसिएशन अर्थात प्रशासन में भारतीयों की भागीदारी की मांग थी तथा जनता में राजनीतिक जागरूकता उत्पन्न करना था। नेक्स्ट, शेर पंजाब के नाम में से इनमें से कौन यहाँ पे ज़्यादा मशहूर थे? तो शेर पंजाब ठीक है लाला लाजपत राय वहीं जो थे। ठीक है, अभी लाल बाल पाल देख चुके हैं। तो लाला लाजपत राय शेर पंजाब के नाम से जाने जाते थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गरम दल के नेता तथा पूरे पंजाब के प्रतिनिधि थे। इन्हें पंजाब केसरी भी बोला गया। साइमन कमीशन के विरोध में एक जुलूस का नेतृत्व करते समय लाला जी लाठियों के प्रहार से घायल हो गए। परिणाम स्वरूप 27 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। नेक्स्ट, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? वो है यहाँ पे बीडी सावरकर। ठीक है, अभिनव भारत से संबंधित है। स्थापना 1904 में, स्थान नासिक महाराष्ट्र में और संस्थापक है बीडी सावरकर। मैंने बीडी सावरकर पता ही होगा आप लोगों को, विनायक दामोदर दास सावरकर। 1899 में स्थापित मित्र मेला ही वर्ष 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। नेक्स्ट, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का यहाँ पे प्रयास कब किया? 1908 में किया गया। काफ़ी ये इम्पोर्टेंट घटना थी। ठीक है, तो इसमें देखिए यहाँ पे 30 अप्रैल 1908 को बिहार के मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने, यही दोनों लोग हैं, किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, परंतु किंग्सफोर्ड यहाँ पे बच गया और दुर्भाग्य से राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। ये बहुत मैंने ठीक है भारतीयों के लिए नुकसान पहुंचाने वाला घटना हुआ था। प्रफुल्ल चाकी ने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी तथा खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी। निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार यहाँ पे पत्र नहीं था? वो था यहाँ पे द टाइम्स ऑफ इंडिया। ध्यान रखिएगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी यहाँ पे पत्रिका यहाँ पे नहीं जुड़ी हुई थी? वो था यंग इंडिया, क्योंकि ठीक है गांधी जी के द्वारा ठीक है इसको लिखा जा रहा था। वर्ष 1913 में सोहन सिंह भाकना ने इसके अलावा हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना की। गदर बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। ठीक है, तो गदर नामक अखबार वहाँ पर निकला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। तो युगांधर तथा संध्या पत्रिकाएं भी क्रांतिकारी गतिविधियों से यहाँ पे संबंधित थी। तो गदर ठीक है पार्टी जो पड़ गया। ठीक है, उनमें प्रमुख नेताओं के नाम जैसे कि भगत सिंह काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्रों द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी,
सुधारक के संपादकों के नाम का सही संयोजन यहाँ पे आप लोगों को क्रम से बताना है। तो इसका उत्तर है जी सुब्रमण्यम अय्यर, इन्होंने, ठीक है। यहाँ पे द हिंदू हो गया। इसके अलावा बाल गंगाधर तिलक हो गया, यहाँ पे केसरी हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी यहाँ पे हो गए, बंगाली हो जाएगा, ठीक है। गंगा प्रसाद वर्मा यहाँ पे हिंदुस्तानी हो जाएगा। और लास्ट में गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, ये यहाँ पे, ठीक है। सुधारक, ध्यान रखिएगा, सुधारक इन सारे लोगों, मैंने इन सारे जो भी न्यूज़पेपर था इनके संपादक थे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यहाँ कहा गया है 1916 में, ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था 1916 में, बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं घटी थी, आप लोगों को ध्यान होगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा तिलक एवं एनी बेसेंट के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच यहाँ पे समझौता हो गया। तो 1900, ठीक है, 6-7 में जो उग्रवादियों और उदारवादियों के बीच जो, ठीक है, एक तरीके से विभाजन हुआ था, पुनः ये लोग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 127 भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? तो भारतीय क्रांति की जननी यहाँ पे, ठीक है, उसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे मैडम भीखामजी, ठीक है, रुस्तमा काफा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बार बार इसको पूछा गया है बीपीएससी के द्वारा। तो मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। उनके माता पिता दोनों ही पारसी थे। सोराबाजी प्रेम जी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ था, जो वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की, ठीक है। बाद में कुछ देशभक्त विद्यार्थी एवं यूरोपियन बौद्धिक लोगों के संपर्क में आकर वो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गई। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन का उन्होंने भारतीय स्वाधीनता का सर्वप्रथम झंडा फहराया। यहाँ फहराया गया झंडा कलकत्ते झंडे का परिवर्तित रूप था। उन्हें भारतीय क्रांति की मां अर्थात मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी भी कहा गया है। देखिए, मैडम कामा ने 1907 में प्रथम, ठीक है, तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? अभी देखा था स्टुटगार्ट यहाँ पे, ठीक है, जर्मनी। बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन यहाँ पे शुरू हो चुका था? वो था यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन, ध्यान रखिएगा, स्वदेशी आंदोलन। तो ब्रिटिश सरकार ने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा कर दी। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में एक ऐतिहासिक बैठक में स्वदेशी आंदोलन की विविधता घोषणा कर दी गई। इसमें ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ। इसी के बाद से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में बंग भंग विरोधी आंदोलन औपचारिक रूप से एकजुट होकर प्रारंभ हो गया। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन पूरी तरीके से प्रभावी हो गया। नेक्स्ट 130 नंबर, लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में किया गया बंगाल विभाजन किस वर्ष यहाँ पे रद्द हुआ? ठीक है, तो वो यहाँ पे रद्द हुआ यहाँ पे 1911 में, ठीक है, 1911 में, बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। दिसंबर 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम, जॉर्ज प्रथम, द्वितीय, तृतीय, सब ध्यान रखना पड़ेगा, महारानी मेरी के भारत आगमन पर उनके स्वागत हेतु दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 को सम्राट ने बंगाल विभाजन को घोषणा को रद्द कर दिया। साथ ही कलकत्ता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाए जाने की घोषणा कर दी गई। घोषणा के अनुरूप बंगाल को एक नए प्रांत के रूप में पुनर्गठित किया गया था। उड़ीसा तथा बिहार को इससे अलग कर दिया गया। असम को एक नया प्रांत बना दिया गया, जैसा कि उसकी स्थिति 1874 में थी, तथा सिलहट को इसमें जोड़ दिया गया। तो यही था, असम की तरफ अहोम वगैरह काफ़ी लोग थे, जनजातीय समाज, ठीक है, काफ़ी मजबूती से खड़े थे। मुगलों को काफ़ी उनके द्वारा टक्कर दिया गया। नेक्स्ट, कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1905 में पारित किया गया। इस प्रस्ताव का यहाँ पे उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना। ध्यान रखिएगा, स्वशासन सुनिश्चित करना। तो कांग्रेस ने स्वराज संबंधी प्रस्ताव पर सर्वप्रथम 1905 में बनारस अधिवेशन में चर्चा की एवं वर्ष 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में प्रस्ताव पारित कर दिया। इस प्रस्ताव के साथ स्वदेशी बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव भी पारित कर दिया गया। नेक्स्ट, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। ठीक है, तो सारा कारण है कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लीग की भागीदारी पर,
और उपयुक्त यहाँ पे सभी हो जाएगा। मुसलमान यदि खुश है और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा। यह किसने लिखा? ये लिखा गया W हंटर। वही ये फूट डालो राज करो की नीति बहुत ही इनके लिए आम साबित हुआ। ये सारी बातें बताया जा रहा है। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की यहाँ पे स्थापना हुई थी? वो हुई थी यहाँ पे 1924 में किया गया था। 1924 में युवा क्रांतिकारियों ने कानपुर में एक सम्मेलन बनाया गया। इसी को बोला गया हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की गई। इसके जो संस्थापक थे सतीश चंद्र सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेंद्र चंद्र चटर्जी तथा चंद्रशेखर आजाद। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, काकोरी कांड वगैरह आप लोगों को ध्यान होगा। राम प्रसाद बिस्मिल, असाफ उल्ला खां, ठीक है। नेक्स्ट, बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। कब किया गया? तो 19 जुलाई 1905 की घोषणा किया गया। ये बहुत ठीक है इंपॉर्टेंट डेट है, सारा 1905 दिया है। तो यहाँ पे कभी कोई बीपीएस इंपॉर्टेंट घटनाओं के संदर्भ में कितना माइक्रो लेवल तक जा सकता है आप देख सकते हैं। तो इसका प्रस्ताव, इसे भी ध्यान रखिएगा, 3 दिसंबर 1903 को आया था, ब्रिटिश संसद में रखा गया। इसकी औपचारिक घोषणा 19 जुलाई 1905 को यहाँ पे कर दी गई। इसका उद्देश्य था बंगाल प्रेसिडेंसी में फैल रहे राष्ट्रवाद को यहाँ पे विभाजित करना था, क्योंकि वहाँ पे ठीक है नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट था, भक्ति आंदोलन से देखेंगे तो बंगाल के लोगों में काफ़ी अच्छा खासा वहाँ के लोग यूनाइट हो चुके थे। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन को रविंद्रनाथ टैगोर ने रक्षाबंधन के रूप में मनाने की सलाह दी। 136, करजन वायली की हत्या के आरोप में किसे यहाँ पे मृत्यु दंड दिया गया? वो था मदन लाल ढींगरा, काफ़ी क्रांतिकारी, ठीक है, मैंने एकदम नौजवान, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है मदन लाल ढींगरा। तो करजन वायली की हत्या 1 जुलाई 1909 को लंदन में मदन लाल ढींगरा ने गोली मारकर कर दिया। वायली भारत मंत्री में एक बॉडीगार्ड के रूप में नियुक्त थे। 17 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को फांसी की सजा दे दी गई। मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड की यहाँ पे रिपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये तो भारत सरकार यहाँ पे अधिनियम में 1990 का आधार बना। यहीं पे केंद्र और प्रांतों को, ठीक है, यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट होता है, मैंने आप कह सकते हैं द्वैध शासन यहाँ पे लागू कर दिया गया। केंद्र में भाई अंग्रेज रहेंगे, प्रांतों में भारतीयों को यहाँ पे अधिकार दिया गया। और उन्हीं, ठीक है, अधिकारों को देखने के लिए कि भारत के लोग ठीक से अपना स्वशासन कर पा रहे कि नहीं पा रहे, साइमन कमीशन को भेज दिया गया। तो याद रखिएगा। न्यू लैम्प फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी, ठीक है। इन लेखों के लेखक कौन थे? अरविंद घोष, यही है, ठीक है। गरम दल। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के संस्थापक नेताओं में से यहाँ पे एक थे, वो थे यहाँ पे भगत सिंह। तो काकोरी कांड के बाद पुलिस द्वारा चलाया गया दमन चक्र के फलस्वरूप हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का अस्तित्व कुछ समय के लिए यहाँ पे समाप्त हो गया। किंतु बाद में विजय कुमार शिव, ठीक है, विजय कुमार सिंह है, शिव शर्मा, जयदेव कपूर, भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा तथा सुखदेव ने चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ये 4 को मन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को पुनः संगठित करने का कार्य शुरू किया। तो इससे आप समझ पा रहे होंगे काकोरी कांड माने HRA का संबंध काकोरी कांड से है। सितंबर 1928 ईस्वी को फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में एक बैठक हुई। इसमें चेहरा का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन यहाँ पे रख दिया गया। बिल्कुल कहानी के फॉर्म में देख रहे हैं आप लोग। 140, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब तुम्हारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल, यही है राम प्रसाद, ठीक है, बिस्मिल, जिनको बोला गया काकोरी कांड के मास्टरमाइंड इनको माना जाता है, ठीक है। उपयुक्त गजल के पंक्ति शायर बिस्मिल, ठीक है, अजीमाबादी के द्वारा यहाँ पे किया गया था। बिस्मिल अजीमाबादी का वास्तविक नाम सैयद शाह मोहम्मद हसन था। वो वर्ष 1901 में पटना से 30 किलोमीटर दूर हरदास बिनाहा गांव में पैदा हुए थे। यह गजल उर्दू में लिखी गई थी। एक वर्ष 1922 में काबुल, ठीक है, काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सबा में छपी थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा यहाँ पे किसने दिया? वो दिया था यहाँ पे भगत सिंह के द्वारा दिया गया, ठीक है। इसकी प्रसिद्ध जो रचना कवि मोहम्मद इकबाल ने किया हुआ था, किंतु पहली बार इसे नारे के प्रयोग में भगत सिंह ने किया हुआ था। उन्होंने इस नारे को चर्चित बना दिया। भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को फांसी कब दिया गया था? ये दिया गया था 23 मार्च 1931 को। अब ध्यान रखिएगा ये वही है
ठीक है, मैंने दांडी मार्च के, ठीक है, जो समय था यहाँ पे, ठीक है, सविनय अवज्ञा का जो टाइम था, उस ये वही टाइम पीरियड है। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका। दोनों को गिरफ्तार कर असेंबली बम कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। बाद में एचास, ठीक है, मैंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के अन्य सदस्यों को भी गिरफ्तार कर क्रांतिकारियों के ऊपर लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया। 1930 में लाहौर षड्यंत्र कांड का निर्णय आ गया, जिसमें भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। 23 मार्च 1931 को तीनों को फांसी दे दी गई। उनकी फांसी के समाचार से संपूर्ण देश मृत्यु सदृश उदासी में डूब गया। सरकार के विरोध में असेंबली में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी, मैंने उम्र पूछ लिया, समझ रहे ना। तो यहाँ पे अप्रोक्स, ठीक है, बताने की कोशिश की जा रही है, लगभग 21 साल से थोड़ा ज़्यादा थे। सोचिए 21 साल का नौजवान, आज का नौजवान देखिए व्हाट्सएप फेसबुक में डूबा रहता है। देखिए उस समय कितना नेशनलिज्म की भावना हावी थी। भगत सिंह भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिकारी थे। उनका जन्म 1907 में हुआ था। भगत सिंह तथा बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो भगत सिंह का तो काफ़ी नाम पूछा जा चुका है, उनके साथ कौन थे, तो ये तो बटुकेश्वर दत्त। इस प्रकार केंद्रीय विधानसभा में बम फेंकने के समय भगत सिंह की उम्र 21 वर्ष से थोड़ा ज़्यादा थी। अनुशीलन समिति थी, क्या थी ये, तो ये क्रांतिकारी संगठन थी। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन था। बंगाल में कुल 19 समितियों के होने का प्रमाण मिलता है। इसमें वर्ष 1902 में मिदनापुर में ज्ञानेंद्र नाथ बसु द्वारा, कलकत्ता में परमत्र मित्र जतेंद्र नाथ बनर्जी, बरिंद्रनाथ घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त द्वारा समितियां स्थापित की गई। अरविंद घोष कलकत्ता अनुशीलन समिति के मार्गदर्शक थे। नेक्स्ट यहाँ पे चिटगांव शस्त्र छापे मारे की योजना बनाई गई थी, सूर्य सेन के द्वारा बनाई गई थी। तो यहाँ पे चटगार शस्त्रागार धावे को मास्टर दा के नाम से प्रसिद्ध है, सूर्य सेन ने आयोजित किया था। सूर्य सेन ने बंगाल में इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। इसके सदस्यों में अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, लोकीनाथ, प्रीतिलता वाडेकर, गणेश घोष, कल्पना दत्त, आनंद गुप्त तथा टेगर वाले यहाँ पे प्रमुख थे। 18 अप्रैल 1930 को सूर्य सेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। सूर्य सेन के नेतृत्व में IRA के सदस्यों ने चटगांव शस्त्रागार पर आक्रमण कर हथियारों पर कब्जा कर लिया। 22 मई 1930 को IRA के सदस्यों और सेना के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें 80 सैनिक और 12 क्रांतिकारी मारे गए। 16 फरवरी 1933 को सूर्य सेन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके ऊपर मुकदमा चलाया तथा 12 जनवरी 1934 को उनको फांसी की सजा दे दी गई। नेक्स्ट 146, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह किया हुआ था अरविंद घोष के द्वारा यह किया गया, ध्यान रखिएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन अरविंद घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में किया है। उनका मानना था कि अंग्रेजों को भारत अविलंब छोड़ देना चाहिए। जब तक अंग्रेज ऐसा नहीं करते तब तक उनके विरोध प्रदर्शन करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, गदर पार्टी की स्थापना वर्ष यहाँ पे हुई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। 1913 में, ठीक है, इसको किया गया। सोहन सिंह भगावत के नेतृत्व में पोर्टलैंड में हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्था की स्थापना हुई। इस संस्था ने गदर नामक एक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम भी गदर पार्टी पड़ गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। अन्य सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्ला, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भीखा मांझी कामा आ गया इनका नाम, भाई परमानंद करतार सिंह सराभा तथा पंडित काशीराम प्रमुख थे। गदर क्रांति छोड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण माना गया है, किसको माना गया है? वो था प्रथम महायुद्ध का यहाँ पे शुरू होना, ठीक है, क्योंकि उसी समय, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन वगैरह तो बंगाल विभाजन के बाद निष्क्रिय हो चुका था। 1914 में अचानक छिड़े प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय राष्ट्रीयता के प्रहरियों को झकझोरा। उन्हें उल्लेखित किया कि इस समय यह धारणा प्रचलित थी कि ब्रिटेन पर किसी भी तरह किसी तरह का संकट भारत के हित में है। उनके लिए मौका था। उस मौक़ों का कई जगह पर कई तरीके से फायदा उठाया गया। उत्तरी अमेरिका में गदर क्रांतिकारी और भारत में लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट व उनके स्वदेशी आंदोलनों ने, ठीक है, संगठनों ने इसका मौके का फायदा उठाया। गदर क्रांतिकारियों ने सशस्त्र संघर्ष के माध्यम से
अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का प्रयास किया। नेक्स्ट 149, किसने कहा था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? वो कहा था यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। वर्ष 1906 के बाद भारतीय राजनीति में कांग्रेस के भीतर उग्रवादी दल के उदय के साथ साथ देश में क्रांतिकारी उग्रवादी दलों का आविर्भाव हुआ, माने उदय हो गया। 4 प्रमुख कांग्रेसी नेताओं बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल एवं अरविंद घोष ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया। इन नेताओं ने स्वराज्य प्राप्ति को अलग अलग लक्ष्य बनाया। तिलक ने नारा दिया कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य अभी देखा हम लोगों ने, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। स्वराज्य आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, इसके प्रसिद्ध सूत्र की यहाँ पे घोषणा की सी राजा गोपालाचारी के द्वारा। निम्नलिखित में से किस नेता ने 1906 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? उस नेता का नाम है दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दादा भाई नौरोजी। वर्ष 1906 में कलकत्ता अधिवेशन कांग्रेस का जो हुआ था, अध्यक्ष पद को लेकर पार्टी में विभाजन की नौबत आ गई थी, लेकिन दादा भाई नौरोजी का अध्यक्ष बनने से संभावित विभाजन फिलहाल टल गया। दादा भाई नौरोजी को लगभग सभी राष्ट्रवादी एक सच्चा देशभक्त मानते थे। राजनीतिक विचारों से दादा भाई पूर्ण राजभक्त थे। वह समझते थे कि भारत में अंग्रेजी राज्य से बहुत लाभ हुआ है और वह इस साहचर्य माने एसोसिएशन से एक कॉम्बिनेशन था, खासकर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को लेके सदा बने रहने में अब रुचि रखते थे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ही पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की यहाँ पे स्थापना की? उनका नाम था यहाँ पे नवाब सलीमुल्लाह खान। अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिमों ने शिमला प्रतिनिधिमंडल में एक केंद्रीय मुस्लिम सभा बनाने का विचार किया, जिसका उद्देश्य था मुसलमानों के हितों का संरक्षण हो। इसी विचारण के अनुरूप ढाका में संपन्न अखिल भारतीय मुस्लिम शिक्षा सम्मेलन के दौरान दिसंबर 1906 में इस सम्मेलन का स्वागत समिति के अध्यक्ष तथा राजनीतिक बैठक के संयोजक ढाका के नवाब, देखिए यही है, सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव कर दिया। 56 सदस्यीय अस्थायी समिति का चयन किया गया और मोहसिन उल मुल्क तथा वकार उल मुल्क को संयुक्त रूप से संगठन का संयुक्त नियुक्त किया गया। लखनऊ में मुस्लिम लीग का मुख्यालय बनाया गया और आगा खां इसके प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। विकल्प में देखिए यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नाम नहीं है इसीलिए सलीमुल्लाह खान, आगा खां, मोहसिन उल खां। प्रस्तुत प्रश्न में यहाँ पे चूंकि यहाँ पे देखिए 2 नाम दिए गए हैं, इसीलिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे किया गया है, आप ऊपर देख पा रहे हैं, ठीक है, बी को दिया गया है, नहीं की, ठीक है। 1906 में मिनटों में शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की थी। क्या किया था भाई? तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन, क्योंकि 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना, ध्यान रखिएगा, हो चुकी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसका योगदान होम रूल लीग के स्थापना में यहाँ पे नहीं था? वो है यहाँ पे टी.एस. अलकॉट। अलकॉट होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे, बल्कि थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। तिलक ने अप्रैल 1916 में और एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में होम रूल लीग आरंभ किया। एम सुब्रमण्यम अय्यर भी एनी बेसेंट की होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना से संबंधित थे। नेक्स्ट 156, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी राजनीतिक शक्ति का सफलतापूर्वक प्रदर्शन कर सके? ठीक है, वो किया था कांग्रेस का 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, उसी समय हुआ था। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयुक्त यहाँ पे कब नियुक्त किया? वो नियुक्त हुआ यहाँ पे 1917 में। 1917 में सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था। वर्ष 1917 में सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं का अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए आयोग नियुक्त किया। डॉक्टर M.E. सैडलर जो लीड्स विश्वविद्यालय के उप कुलपति थे, इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। इस आयोग का यह विचार था कि यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार करना आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की और यह भी बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठाक यहाँ पे इससे समन्वय नहीं हो सकता है। नेक्स्ट, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण का आरंभ का घोतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी।
तो बहुत इंपॉर्टेंट है होम रूल, ठीक है, आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन के दोनों नेताओं तिलक एवं एनी बेसेंट की निगाह में स्वराज का अर्थ लगभग एक ही जैसा था। ब्रिटिश शासन साम्राज्य के अंतर्गत स्थानीय, प्रांतीय एवं केंद्रीय स्तर पर उत्तरदायी शासन एवं प्रशासन की अधिकाधिक व्यवस्था की जाए, जैसे गोरो द्वारा शासित डोमिनियन दर्जा प्राप्त अन्य ब्रिटिश उपनिवेशों में था, यह था, ठीक है, कनाडा एवं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट, नोआखली काल में महात्मा गांधी के यहाँ पे सचिव कौन थे? प्यारेलाल, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बस प्यारेलाल। नोआखली काले में प्यारेलाल महात्मा गांधी जी के सचिव थे। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नायर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सक थी। प्यारेलाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। 160, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला यहाँ पे सत्याग्रह यहाँ पे कौन था? चंपारण, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। सबसे पहले चंपारण यहीं पे हुआ था, ठीक है। वहाँ पे जो नील की खेती जो उगाई जा रही थी, मैंने करवाई जा रही थी, 3 कठिया जो पद्धति थी, वहाँ पे ध्यान रखिएगा। तो वहाँ पे गांधी जी ने जो आंदोलन किया वो बागान मालिकों के खिलाफ किया हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट, किसने यूरोपीय नील बागानों मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का यहाँ पे ध्यान आकर्षित किया? बीपीएससी है, ठीक है, राजकुमार शुक्ल बिहार के थे। बहुत इंपॉर्टेंट, गांधी जी द्वारा भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया गया? वो किया गया था चंपारण में। अभी इसके 2 मुद्दे हो चुके थे, मतलब हो चुके ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण। बिहार में कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह किया हुआ था? देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, चंपारण में किया हुआ था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रही आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे भाग नहीं लिया था? देखिए राजकोट में लिया था, खेड़ा में लिया था, सहयोग में लिया था। ये वायाकोम में यहाँ पे नहीं लिया हुआ था। तो वायाकोम को देख लीजिए, वायाकोम के मंदिर प्रवेश में सत्याग्रह में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था, जबकि खेड़ा सत्याग्रह, राजकोट सत्याग्रह तथा असहयोग आंदोलन का नेतृत्व स्वयं गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट 166, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी जो मित्र थे उनका नाम था रेवरेंड चार्ली एंड्रूज, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, आप लोग इसे देख सकते हैं, ठीक है। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य है, अंत्योदय का मतलब क्या होता है? एकदम लास्ट माने गरीब में सबसे गरीब की सहायता करना आज, ठीक है। बहुत सारी योजनाएं चलती है ऐसे लोगों के लिए। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने यहाँ पे हिस्सा लिया हुआ था? तो औद्योगिक कर्मियों ने, ध्यान रखिएगा, औद्योगिक कर्मियों ने। तो चंपारण की सफलता के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद के कॉटन टेक्सटाइल मिल में मालिक और मजदूरों के बीच बोनस बढ़ाने को लेकर चल रहे विवाद में हस्तक्षेप करना था। यह विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मालिक इसे समाप्त करना चाहते थे, जबकि मजदूर इसे बरकरार रखने की मांग कर रहे थे। उत्पादन, लागत, मुनाफा, मजदूरों के जीवन निर्वाह खर्च का गहराई से अध्ययन करने के बाद गांधी जी ने घोषणा की कि मजदूरों को 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल मालिकों द्वारा गठित ट्रिब्यूनल ने इनकी बात मान ली। 169, निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा 1930 में जेल भी गए? उनका नाम था जमना लाल बजाज। सेठ जमना लाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगियों में से एक थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी थे। वह 1930 में जेल भी गए। वह ब्रिटिश सरकार द्वारा राय बहादुर की पदवी त्याग कर वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में यहाँ पे भाग लिया था? देखिए चंपारण। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किसने शुरू किया हुआ था, मैंने किससे जुड़ा हुआ था? वो था 3 कठिया पद्धति। सब एक्सप्लेनेशन में बता चुका हूँ। चंपारण आंदोलन से कौन यहाँ पे संबंधित नहीं था? अब देखिए यहाँ पे नाम दिया हुआ कौन संबंधित नहीं था, वो थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है, जयप्रकाश नारायण, ध्यान रखिएगा। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता यहाँ पे उस समय किसने की थी? स्वामी सहजानंद, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, स्वामी सहजानंद। अप्रैल 1936 में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया। बिहार प्रांतीय किसान सभा के लड़ाकू संस्थापक स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके अध्यक्ष और आंध्र में किसान आंदोलन के अगुआ तथा कृषि क्षेत्र की समस्याओं के विद्वान एनजी रंगा महासचिव यहाँ पे चुने गए। फैजापुर में
फैजपुर में कांग्रेस सत्र के साथ अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का भी दूसरा सत्र चला, जिसकी अध्यक्षता एनजी रंगा ने किया। नेक्स्ट, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब किया गया? ये किया गया यहाँ पे सन 1920 में। एम.एन. जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय व्यापारिक संघ कांग्रेस या अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना बंबई में 31 अक्टूबर 1920 को हुई। लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष और दीवान जमनालाल प्रथम महासचिव थे। नेक्स्ट, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे, ठीक है, इसमें चूज करना है आपको, वो है यहाँ पे लाला लाजपत राय। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय यहाँ पे कौन था? वो थे यहाँ पे एम.एन. रॉय, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने सबसे पहले 1935 में जो संविधान की जो अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना 1919 में व्लादिमीर लेनिन और रूसी पार्टी के द्वारा की गई थी। एम.एन. राव लेनिन के निमंत्रण पर मॉस्को गए तथा कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बने। कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। भारतीय उच्चायुक्त के पद पर का जो सृजन किस अधिनियम से हुआ था? वो हुआ था भारतीय सरकार अधिनियम, ठीक है, 1919 के अधिनियम से हुआ था। तो इसी में एक भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई। रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित करना। माने अंग्रेज बिना चाहे किसी भी व्यक्ति को जेल में, ठीक है, मैंने डाल सकता था और उसका नाम भी वो नहीं बता सकता था, ठीक है, मैंने बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। इसी से जुड़ा था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह से यहाँ पे संबंधित हुआ था? तो किससे संबंध हुआ था? रॉलेट सत्याग्रह से, ठीक है। रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया 1919 में, इसे लागू किया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जालियांवाला बाग में प्रदर्शन के लिए यहाँ पे क्यों लोग यहाँ पे जमा हुए थे? तो लोगों का जमा होने का यहाँ पे कारण क्या था? यहाँ पे तो किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध के प्रदर्शन करने में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन यहाँ पे, ठीक है, किया गया। कितने लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि मेरा लगा था, ये लगा था। सबसे इम्पोर्टेंट है किचलू तथा सत्यपाल के बंदी बनाने के विरोध के प्रदर्शन में, क्योंकि उसमें नेताओं को, ठीक है, जो दो नाम है इनको बंदी बना लिया गया था और एक शांतिपुर यहाँ पे, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ यहाँ पे मार्च निकाला जा रहा था। नेक्स्ट, लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से मार दिया गया, ठीक है। किसने मारा? वो उधम सिंह के द्वारा मारा गया, क्रांतिकारी नेता उधम सिंह। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है, ठीक है। जालियांवाला बाग त्रासदी से आसान है। अमृतसर के जालियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था, ठीक, कब हुआ था? डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? वो थे यहाँ पे उधम सिंह के द्वारा मारा गया था। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों को एकता को एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? वो थे महात्मा गांधी, ठीक है। खिलाफत आंदोलन को लेकर वही तुर्की में जो अंग्रेजों के द्वारा खलीफा के पद को लेकर, ठीक है, उसके अधिकारों को सीमित किया जा रहा था। तो खलीफा आप लोगों को पता होगा मुस्लिम धर्म गुरु में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति उस समय, अब तो पद इसके बाद से खत्म ही कर दिया गया। नेक्स्ट, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? वो हुआ था यहाँ पे इलाहाबाद में, यह किया गया था। तो गांधी जी ने 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी। 9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया। गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट, गांधी जी का असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने के लिए प्रेरित किया। प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम क्या है? देखिए, बिहार, ठीक है। मैंने बिहार को ऐसे मत समझिए, बिहार में ध्यान रखिएगा उस समय 1857 की जब क्रांति भड़केगी तो इसमें यहाँ से भी कई जमींदार, ठीक है, लोग थे जो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का यहाँ पे समर्थन क्यों किया था? क्योंकि भाई गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, ठीक है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के असहयोग आंदोलन किस वर्ष यहाँ पे प्रारंभ किया गया था? 1920 में असहयोग आंदोलन यहाँ पे शुरू हो चुका था, वर्ष 1920 में। ठीक है, तो नागपुर में यहाँ पे वहीं पे हुआ था कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में इसकी पुष्टि कर दी गई थी। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? ये था यहाँ पे 1920 में किया गया। गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया। पश्चिमी भारत, बंगाल तथा उत्तरी भारत में असहयोग आंदोलन की अभूतपूर्व सफलता मिली। असहयोग आंदोलन के दौरान ही मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू तथा राजेंद्र प्रसाद न्यायालय का बहिष्कार कर आंदोलन में कूद पड़े। नेक्स्ट, किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? ये थे यहाँ पे छपरा में, ध्यान रखिएगा, छपरा में। ठीक है, किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? वो था यहाँ पे चौरी चौरा, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, चौरी चौरा। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा केवल 20 दिन यहाँ पे थे? बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जयप्रकाश नारायण, काफ़ी ठीक है तेज तरार स्कॉलर थे। बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्म स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, खासकर इनका जो नाम है, ठीक है, जो इमरजेंसी के समय काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी, खिलाफत आंदोलन की, ध्यान रखिएगा, खिलाफत आंदोलन की, क्योंकि मोपला को और नहीं है, केरला के तटों में आने वाले, ठीक है, जो भी अरब के जो भी मुस्लिम व्यापारी थे वहीं आके लोग बस गए, यही थे मोपला। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में एक वजह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि उनको अंग्रेजों को हराने का यहाँ पे तरीका पता था, मैंने ऐसा उस समय माना गया। 1921 का मोपला विद्रोह यहाँ पे कहाँ हुआ था? केरल में हुआ था, अभी मैंने बताया, तटवर्ती इलाकों में। इस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यहाँ पे वापस ले लिया था, तो वो था यहाँ पे चौरी चौरा कांड। ठीक है, 4 फरवरी 1922 को जो भी चौरा चार जो कांड से क्षुब्ध होकर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। वहाँ पे उन लोगों ने स्थानीय लोगों के द्वारा, ठीक है, वहाँ के जो भी स्थानीय जो थाना है उसको फूंक दिया था। ऐसा माना गया कि 22 पुलिस लोग यहाँ पे मारा गया। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम यहाँ पे इंगित करें। पूरा का पूरा ये, ठीक है, जो क्रम चल रहा है इसे आप देख लीजिए, ये पूरा क्रम ही है। चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड हुआ, उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया, गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थगन किया गया, उसके तत्पश्चात यहाँ पे गांधी जी की गिरफ्तारी की गई। तो मैं देखिए यहाँ पे टाइम को ध्यान में रखते हुए थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। ठीक है, लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र यहाँ पे दे दिया था? कहाँ के? वो था यहाँ पे बिहार और उड़ीसा के। तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा का जन्म 24 मार्च 1863 को बंगाल के बीरभूम के रायपुर में हुआ था। वह वर्ष 1908 में बंगाल के एडवोकेट जनरल नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे। वे ऐसे पहले भारतीय थे जिन्हें वायसराय की काउंसिल में कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। वर्ष 1920 में बिहार और उड़ीसा के गवर्नर नियुक्त हुए, जो प्रशासन में उच्च पद प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे। स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने वर्ष 1921 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। 4 मार्च 1928 को इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट, 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्य विधियों की पुनरावृत्ति का कारण था। क्या कारण था? तो गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन कर दिया गया था। नेक्स्ट, स्वराज दल की स्थापना असफलता के बाद हुई, मैंने किसकी असफलता के बाद हुई? वो था यहाँ पे, वो है यहाँ पे असहयोग आंदोलन। तो ध्यान रखिएगा, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी के गठन 1923 में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया। CR दास इसके अध्यक्ष तथा मोतीलाल नेहरू इसके महासचिव थे। स्वराज पार्टी ने अपने को कांग्रेस के अभिन्न हिस्से के रूप में प्रचारित किया, साथ ही अहिंसा और असहयोग के प्रति अपनी वचनबद्धता को भी दोहराया। नेक्स्ट, स्वराज दल की स्थापना यहाँ पे किसने की? वो थी यहाँ पे चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा। स्वराज पार्टी का गठन डैश डैश, ठीक है, किसकी असफलता के बाद हुआ था? वो तो असहयोग आंदोलन के बाद, ठीक है, कर दिया गया। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे? वो थे यहाँ पे चित्तरंजन दास। वर्ष 1922 में देखिए, जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद देश बंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए, जिसे कि सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु C राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, NG रंगा अयंगर आदि नेताओं ने
परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने यहाँ पे त्याग दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी। नेक्स्ट, अतः सदैव सहमति के साथ और अक्सर वाणिज्य मंडल के निर्देशों पर भारत सरकार चलती है। इसे व्हाइट मैन बर्डन कहा जाता है। यह किसने कहा था? ये कहा था यहाँ पे सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा ये बातें यहाँ पे कही गई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, साइमन कमीशन पहली बार भारत कब आया? वो आया था भाई 1928 में, यहीं पे आया हुआ था। 10 वर्ष, ठीक है, जो 1919 में जो दिया गया था, द्वैत शासन जो लगाया था गया था, उसी की देख रेख में सब आया हुआ था। 1927 में ध्यान रखिएगा, तो 2 साल पहले आ गया था। इसी में लाला लाजपत राय की यहाँ पे मृत्यु हो गई थी। गो साइमन गो बैक के सब नारा लग रहा था। रिक्त स्थानों के यहाँ पे किराए की पूर्ति कीजिए। तो नेहरू रिपोर्ट डैश डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था, तो नेहरू रिपोर्ट देखिए जवाहरलाल नेहरू की, ठीक है, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा रिपोर्ट तैयार किया गया था और इसका विषय था कि भारत में संवैधानिक व्यवस्था को लागू करना। तो साइमन आयोग को नियुक्त करने वाले अनुदारपंथी राज्य सचिव लॉर्ड बिरकनहेड के अनुसार भारतीय लोग संवैधानिक सुधार के लिए ठोस प्रस्ताव बनाने में असमर्थ थे। उन्होंने कहा कि भारतीय ऐसा संविधान बनाने में असमर्थ है जिसको सभी भारतीयों का व्यापक राजनीतिक समर्थन प्राप्त हो। इस चुनौती को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया और एक योजना को अंतिम रूप देने के लिए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय अधिवेशन आयोजित किया गया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय समिति ने अगस्त 1928 में प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया। इसके मोतीलाल नेहरू के नाम पर नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना गया। मोतीलाल नेहरू की इस रिपोर्ट के लेखक थे। इसके सांप्रदायिक आधार पर अलग अलग निर्वाचन मंडल की मांग को अस्वीकार कर गया था। इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। इसके अतिरिक्त अन्य सिफारिश की गई, जैसे सब वयस्कों के लिए मताधिकार, महिलाओं के लिए समान अधिकार, यूनियन माने संगठन बनाने की स्वतंत्रता और धर्म का हर प्रकार से राज्य का पृथक्करण। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया। कब किया गया? तो यह था 1929 में ही किया गया। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में ब्रिटिश सरकार को यह अल्टीमेटम दिया गया कि वह वर्ष के अंत में नेहरू रिपोर्ट स्वीकार कर ले या कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए जाने वाले जन आंदोलन का सामना करे। निर्धारित समय सीमा में सरकार कोई निश्चित उत्तर न मिलने की स्थिति में दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस का ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया। साथ ही 31 दिसंबर 1929 को मध्य रात्रि का घंटा, ठीक है, बजा। कांग्रेस अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा फहराया। कांग्रेस द्वारा समिति द्वारा, ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे, ठीक है, 2 जनवरी 1930 को अपनी बैठक में निर्णय लिया गया कि इसी दिन 26 जनवरी 1930 का जो दिन होगा पूर्ण स्वराज के रूप में मनाया जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसी को ध्यान में रखते हुए वर्तमान में 26 जनवरी मनाया जाता है। 1929 में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का पताका किसने उठाया हुआ था? वो तो यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उठाया गया था। चलिए फ्रेंड्स, ठीक है, आज भी हम लोगों ने 105 क्वेश्चन देख लिया। अब रिमेनिंग जो लगभग मैंने बताया था आप लोगों को 315 क्वेश्चन से अधिक है। तो पहला पार्ट में हम लोगों ने 105 किया था, आज भी हमने 105 कर लिया। अब आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में 105 क्वेश्चन पुनः आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आप लोग इसे रिवीजन कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद।